हेलो ट्रू एस्पिरेंट, स्वागत है आपका इस सेशन में। तो हम बात करने वाले हैं अपने 73वें रिपब्लिक डे के बारे में। हम बात करेंगे उसके बैकग्राउंड के बारे में, ओरिजिन के बारे में कि एक्चुअली जो है हम पहुँचे कैसे अपने संविधान तक, हम पहुँचे कैसे अपनी जो है अपने गणतंत्र दिवस तक। तो सबसे पहले तो 73वां गणतंत्र दिवस आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं और मुझसे कनेक्ट करने के लिए डेफिनेटली आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल ने भी हमें रिपब्लिक डे पे डूडल डेडिकेट किया है, तो थैंक यू गूगल। तो ये हमारा, जैसा कि मैंने कहा, कि 73वां रिपब्लिक डे है और ये हम हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं टू कममेरेट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन, और बेसिकली आप कह सकते हैं कि इफेक्ट जो है 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इफेक्ट में आया था। तो संविधान बेसिकली सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, गवर्नर हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट जजेस हो गए, ये सारी की सारी पोस्ट बेसिकली अपनी पावर इसी किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ड्रॉ करते हैं, राइट। और आज़ादी जब हमें मिली 15 अगस्त 1947, तो उस समय हमारे पास ये संविधान नहीं था। तो कैसे हमने संविधान बनाया और जो है उसका प्रोसेस क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था, ये थॉट कैसे आया, आइए बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि जब हम आज़ाद हुए तब हमारे पास संविधान नहीं था एंड वी वर मोस्टली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बैकग्राउंड में थोड़ा और पीछे जाते हैं और बात करते हैं लाहौर सेशन 1929 के बारे में। टिल दिस पॉइंट जो कांग्रेस डिमांड कर रही थी या इंडिया डिमांड कर रही थी वो था डोमिनियन स्टेटस, जो कि मानता था कि अंग्रेजों की अधीन ही रहेंगे हम, बट राज्य हमारा होगा, जैसे कि बाकी की कॉलोनीज न्यूजीलैंड और कनाडा में राज्य होता था कुछ इस तरीके से। तो हम डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे थे। हालांकि हमारा एक वर्ग है यूथ का, लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जो कह रहा था कि नहीं नहीं, हमें आज़ादी की बात करनी चाहिए। तो कहीं जाकर लाहौर सेशन 1929 में पहली बार हमने ये डिसाइड किया कि आज से हम डोमिनियन स्टेटस की डिमांड नहीं करेंगे। आज से हम डिमांड करेंगे पूरी आज़ादी की, पूर्ण स्वराज की, जिसमें अंग्रेज़ों के अधीन हम नहीं रहेंगे। इनफैक्ट अंग्रेज़ों का कोई भी लेना देना हमारे राज्य से नहीं रहेगा। ये था हमारा लाहौर सेशन, बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है ना। ये सुभाष चंद्र जो है, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हैं प्रेसिडेंट, एज अ प्रेसिडेंट, और ये लाहौर सेशन 1929 चल रहा है और हमने डिसाइड कर लिया है कि आज से हम सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे। नाउ क्योंकि अब दिल से हम आज़ाद हो गए, तो हमने ये भी डिसाइड किया कि आज से हर साल 26 जनवरी, तो आने वाला था 26 जनवरी 1930, तो 26 जनवरी 1930 विल बी सेलिब्रेटेड, और एवरी ईयर 26 जनवरी विल बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। तो एक्चुअली इस समय जनवरी 26 बन गया इंडिपेंडेंस डे, और ये डेट हमारे लिए खासा इंपॉर्टेंस रखने लगी, महत्व रखने लगी। यहाँ तक कि हमने रावी नदी पे झंडा फहराया, अपना ट्राई कलर फहराया, और हमने ये इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को मनाया। नाउ इसके बाद ही 1930 में हमने किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हालांकि आज़ादी तो यहाँ पे नहीं है, बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, बातें हुई, राइट, और डिस्कशन हुआ, और यही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जाके आगे बनेंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बीच में ही 1934 में एम.एन. रॉय, जो कि बेसिकली कम्युनिस्ट जो हैं, उन्होंने पहली बार सजेस्ट किया कि वी शुड टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वी शुड टॉक अबाउट एक मैकेनिज्म, एक ऐसे ग्रुप ऑफ लोग जो कि इंडिया का संविधान डिसाइड करेंगे। पहली बार ये कॉन्सेप्ट जो है आया और ये जो है एक्सेप्ट किया गया 1935 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया तो डेफिनेटली दिस कुड नॉट सेटिस्फाई इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि हम यहाँ से ऑलरेडी डिमांड कर रहे थे इंडिपेंडेंस की। तो ये जो पावर शेयरिंग हो रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दिस कुड नॉट सेटिस्फाई अस, और हमने, और या फिर आप कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस समय एक्सेप्ट किया कि नाउ वी शुड आस्क फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट, ताकि हम अपना एक संविधान बना सकें, हम एक रूल बुक बना सकें कि इंडिया आगे किस तरीके से गवर्न किया जाएगा। बट इस बीच में ही वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है 1939। तो 1939 में वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, और उस समय हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने किसी से भी मंत्रणा नहीं करी और इंडिया को एसोसिएट कर दिया वॉर में। हमने इसका काफ़ी विरोध किया, तो फाइनली वो अगस्त ऑफर लेकर आए 1940 में, जिसमें उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को एक्नॉलेज किया।
1942 तक आते आते जापान इंडिया के काफ़ी करीब पहुंच रहा था और ये काफ़ी डेस्परेट सिचुएशन हो रही थी। इस मौके पे आता है क्रिप्स मिशन, बट यहाँ भी कोई समझौता हो नहीं पाता। इंडिया डिमांड कर रही थी कि हम ब्रिटिशर्स की मदद करेंगे वर्ल्ड वॉर में, बट फॉर दैट वी नीड टू बी फ्री, या फिर हमें इतनी पावर होनी चाहिए कि हम ये मदद को डिसाइड कर सकें। क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद अब गांधी जी के पास कोई और चारा नहीं है और वो लॉन्च करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 1942 में हम क्विट इंडिया मूवमेंट करते हैं। ये जो वर्ल्ड वॉर है ये ख़त्म होती है 1945 में, और वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते होते हमें ये रियलाइज़ हो जाता है और अंग्रेज़ों को भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि अब इंडिया के ऊपर रूल नहीं किया जा सकता। राइट, अब हमें ये देश छोड़ना पड़ेगा, हमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर करना पड़ेगा। तो 1945 से 47 का जो वक्त है, इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ पावर, और इसी ट्रांसफ़र ऑफ पावर के तहत आता है कैबिनेट मिशन इन 1946, और ये कैबिनेट मिशन बताता है कि वी शुड क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और यहाँ से पहली बार ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन की बात होती है। अब कहीं जाके 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ मेंबर्स इलेक्टेड हैं और कुछ मेंबर्स नॉमिनेटेड। तो जो प्रिंसिपली स्टेट्स हैं जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़, ये जो स्टेट्स हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स, तो जो प्रिंस है, राजा है, वो नॉमिनेट करेगा। बट जो प्रोविंसेस हैं जैसे कि बॉम्बे या फिर मद्रास या फिर बंगाल, तो ये लोग इनकी प्रोविंशियल असेंबलीज विल सेंड द मेंबर्स। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होगा। इसमें खैर महात्मा गांधी जी नहीं है। 9 दिसंबर 1946 पहली मीटिंग होती है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और सच्चिदानंद सिन्हा विल बिहेव एज एन इंटरिम प्रेसिडेंट, और चूज किया जाता है मेन प्रेसिडेंट को, हु इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हमारे पास असेंबली है, बट बात यह है कि कैसा संविधान बनाना है। ये बताने के लिए आगे आते हैं जवाहरलाल नेहरू और पास करते हैं अपना फेमस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताते हैं वो फ्रेमवर्क के बारे में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताते हैं कि हमारा संविधान किस तरीके का होगा, राइट, वो सेकुलर होगा या सॉवरेन होगा, ये जो भी बातें हैं वो पूरा फ्रेमवर्क सेटअप करते हैं। एंड यही फ्रेमवर्क आगे जाके बनता है हमारा प्रियम्बल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आप कह सकते हैं कि पहला पन्ना है। इसमें लिखा गया है कि वी, तो फ्रेमवर्क अगर हम देखें कि जो है नेहरू जी किस चीज़ की बात कर रहे थे, तो वो बात कर रहे थे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पहली बात, ये जो भी संविधान है ये अंग्रेज़ों ने नहीं दिया है, ये हम लोगों ने बनाया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया आर बिहाइंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। तो इंडिया क्या बनेगा? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और सारे ही सिटीजन्स को मिलेगा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। साथ ही साथ ये डेट भी दी गई है कि हाँ 26 डे ऑफ नवंबर 1949 हम ये अडॉप्ट कर रहे हैं, इनैक्ट कर रहे हैं और अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं। खैर, तो वापस आते हैं, तो ये तो फाइनल वर्जन है। तो हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, फ्रेमवर्क की। ये डिस्कशन और डिबेट चलते रहेंगे, और जब हमें आज़ादी मिल जाएगी 15 अगस्त 1947, उससे लगभग 2 हफ्ते बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होगा और बनाया जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चेयरमैन। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विल बिकम चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और ये लोग लिखेंगे पूरा संविधान। और संविधान की बेसिकली आप कह सकते हैं कि जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में लिखा गया है, वो इस कमेटी का काम है। तो टोटल जो दिन लगे हैं वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं इस पूरे प्रोसेस में, और जो तैयार हुआ है वो 444 आर्टिकल है, 22 पार्ट हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं। Finally, we will be ready with the constitution on November 26, 1949। तो हम जो है इनैक्ट कर लेंगे, तो रेडी हैं, अडॉप्ट कर लेंगे, इनैक्ट कर लेंगे 26 नवंबर को, एंड वी विल सेलिब्रेट दिस डे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। बट वी विल वेट वाई? क्योंकि हमें पता है कि जो 26 जनवरी का दिन है, 26 जनवरी खासा इंपॉर्टेंट डे है। तो विल वेट फॉर दिस डे, हम 2 महीना वेट करेंगे, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को जो है हम अपना संविधान लागू करेंगे। दिस विल कम इनटू इफेक्ट। तो द डेट इज 26 जनवरी 1950 एंड दिस विल बिकम आवर रिपब्लिक डे। तो यही दिन पहले हमारा इंडिपेंडेंस डे होता था। ओके, तो ये कुछ झलकियां हैं हमारे पहले रिपब्लिक डे की, राइट। बात करते हैं इसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो डेफिनेटली यह है दिलों में जज्बा लेके दिलों में बहुत सारी देशभक्ति और प्यार लेकर
हम इस दिन को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी बातों को याद करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है नेशनल फ्लैग अपना झंडा आरोहण करते हैं राजपथ पे दिल्ली में। साथ ही साथ जो हमारी जो फोर्सेस हैं वो सैल्यूट करती हैं प्रेसिडेंट को, राइट। और बहुत सारी परेड्स वगैरह होती हैं जिसमें हमारी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राइट, ये इसे लीड करते हैं, इवन पैरामिलिट्री फोर्सेज एज वेल। प्लस हम अपनी मिलिट्री प्रोवेस का प्रदर्शन भी करते हैं, राइट। तो जो है लेटेस्ट मिसाइल्स का जो है प्रदर्शन होता है, एयरक्राफ्ट है, वेपन सिस्टम है। साथ ही साथ स्टेट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत सारी खूबसूरत झलकियाँ देखने को मिलती हैं हमें स्टेट्स द्वारा, जिसमें वो अपना कल्चर दर्शाते हैं, राइट। एंड में हम देखते हैं कि कुछ जो है एयर शो हो रहा है, फ्लाई पास्ट हो रहा है बाय द इंडियन फोर्सेस। तो ये कुछ झलकियाँ हैं जो आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है सैल्यूट करते हुए। स्टेट्स के ये ट्वीट हैं जिसमें दिल्ली जो है बात कर रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। यूपी बात कर रहा है कि जो है जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नेशनल फ्लैग फैला रहे हैं अपने रेजिडेंस पे। सिमिलरली कर्नाटका का भी जो है ट्वीट जो है वो नेशनल फ्लैग के बारे में ही है। तो सारे स्टेट सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारे स्टेट्स ने लगभग ट्वीट किया है। साथ ही साथ कम से कम कुछ 1000 मेड इन इंडिया ड्रोन्स लाइट अप हुए थे राष्ट्रपति भवन में, जो हमें दिखाता है कि हाँ, जो मेड इन इंडिया प्रोग्राम है ये कितना कामयाब रहा है। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये था जो है हमारा प्रेजेंटेशन ऑन रिपब्लिक डे 26 जनवरी, राइट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आप ये सारे वीडियोस जो भी फ्यूचर में आने वाले हैं वो देख सकें। और जो है बाकी आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। जय हिंद।